ये कहानी पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी, तो अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हो। लुथेरा इस वक्त बहुत दुखी थी क्योंकि वो फेल हो गए, लेकिन पो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि नाकामयाबी सिर्फ एक कदम है जो कि हमें सफलता के नजदीक लेकर जाता है और नाकामयाबी के बिना सफलता कोई मायने नहीं रखती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कोलिन था वो इस वक्त पिंक के घर पर आया हुआ था। वो वहाँ पर छानबीन कर रहे थे, तभी उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें एक लेडी पायरेट और पिंक थे। असल में उस लेडी पायरेट का नाम फ्रोजन है और वो पायरेट्स क्वीन हुआ करती थी। अब इस तरफ हम देखते हैं कि पिंक खुद भी अभी रुक्मणी को यही स्टोरी सुना रहा था। वो कह रहे थे कि अब तो उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन इसके पहले वो एक पायरेट हुआ करते थे, यहाँ तक कि वो पायरेट क्वीन को भी जानते थे। मगर फिर वो कहता है कि इस तरह की लड़ाई वगैरह से अब वो थक चुका था, इसीलिए उसने ऐसा दिखाया कि जैसे वो मर चुका है। और उसके बाद उन्होंने समुद्र को छोड़कर खुद की एक नूडल शॉप स्टार्ट कर ली और इसी के बाद उन्हें पो मिला। वैसे पो को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है और वो रुक्मणी से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी पो को कुछ ना बताए। अब तभी वहाँ पर पो और लुथेरा आ जाते हैं। उन्होंने प्लान बनाया था कि वो बैटल ग्राउंड पर जाकर प्रोटेक्टर का पता लगाएंगे और अब वो ऑडियंस में जाकर बैठ गए थे। तभी वहाँ ऊपर की तरफ से एंट्री होती है जूमा की, जो कि इस आइलैंड की रानी थी। उन्हें लगा था कि शायद जूमा ही प्रोटेक्टर है। वो उससे बात करना चाहते थे, लेकिन तभी जूमा के गार्ड उन सभी को रोक देते हैं। अब यहाँ नीचे खेल स्टार्ट हो रहा था, तो वहाँ पर 3 रैट ब्रदर्स को बुलाया जाता है। ये तीनों उस खेल के चैंपियन थे। इस गेम में बॉल को गोल में डालना है, लेकिन ये फुटबॉल नहीं है। अब यहाँ पता चलता है कि जो भी टीम जीतेगी उस टीम को क्वीन से मिलने का मौका मिलेगा। पो ये मौका छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो तुरंत ही नीचे आ जाता और साइन कर लेता है। यहाँ पर पो, रुक्मणी और पिंक तीनों ही खेल रहे थे। लुथेरा नहीं खेल रही थी क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वो ये गेम खेल पाएगी। हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट होता है और ये लोग हार रहे थे क्योंकि जो वो 3 ब्रदर्स थे वो इस गेम में बहुत ही ज्यादा माहिर थे। उनका स्कोर बढ़ता जा रहा था। पो लुथेरा से कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए और लुथेरा समझ चुकी थी कि डरते रहने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो वहाँ पर आ जाती है। लुथेरा इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उसने स्कोर बोर्ड बराबर कर दिया था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वो अकेले ही गेम जीत सकती है, इसीलिए वहाँ पर वो अकेले ही गोल पर गोल करते जा रही थी। अब इस गेम को खेलते खेलते शाम हो जाती है, लेकिन शाम होने तक लुथेरा समझ चुकी थी कि उसने गलती की। भले ही स्कोर बराबर चल रहा हो, लेकिन फिर भी उसे अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए था, ना कि उसे अकेले ही सब कुछ करना चाहिए था। लेकिन अब उसे समझ आ गई थी, तो इसलिए पो उसे माफ कर देता है और उसी वक्त रुक्मणी आखिरी गोल करते हुए गेम को जिता देती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि कोलिन इस वक्त अपने साथी के साथ एक बार में पहुंच चुका था, जहां पर वो पता लगाने आया था फ्रोजन द पायरेट क्वीन के बारे में। और अब लकीली उसे पता भी चल जाता है फ्रोजन का, और यहाँ तक कि उसे तो उससे मिलने का मौका भी मिल गया था। वो बताता है कि वो पिंक को ढूंढना चाहता है और फिर फ्रोजन क्वीन कहती है कि उसे भी पिंक को ढूंढना है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। और अब वो निकल चुके थे पिंक को ढूंढने के लिए। यहाँ पो के पास आकर हम देखते हैं कि उन सभी को विलेज के क्वीन से मिलने का मौका मिल चुका था। वो उससे वेपन के बारे में पूछते हैं, लेकिन क्वीन जुमा उन्हें बातों में लगाती है। और जब लास्ट में फाइनली वो फिर से पूछते हैं तो जुमा उन्हें बताती है कि हाँ, असल में वो वेपन उसी के पास है और वो ही असल प्रोटेक्टर है। लेकिन वो ये भी कहती है कि उसके पास उस वेपन का सिर्फ एक ही हिस्सा है। असल में इस वेपन को स्टॉर्म व्हील कहा जाता है। वो बताती है कि जब पानी के अंदर उन्हें ये वेपन मिला था तो इसके साथ एक और स्टॉर्म व्हील था। इस वेपन की मदद से जुमा अपने गाँव वालों की मदद करती थी और इस वेपन से वो जब चाहे तब बारिश करा सकती थी। वो बताती है कि जब हमारे सब लोग खुश थे तभी एक साइंटिस्ट जो कि हमारी खुशी से जलता था, उसने हमला कर हमसे वो ट्रेजर छीन लिया, मगर उनके पास अभी भी वो ट्रेजर था, इसीलिए उन्होंने कभी उस दूसरे वाले को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब पो और उसके साथी ये जानते थे कि वो जुमा से उन वेपन को नहीं ले सकते। पहली चीज तो उसे इसका यूज करने आता है और दूसरी मेन बात ये कि अब वो दोस्त हैं, तो पो डिसाइड करता है कि क्यों ना वो उस साइंटिस्ट से ही जाकर उस ट्रेजर को छीन ले। अब अगले सीन में वो लोग पहुंच चुके थे उस साइंटिस्ट को ढूंढते ढूंढते वोल्केनो एरिया में, जहां पर उन्हें कई सारे रोबोट्स दिखाई देते हैं। वो इन्हें देखकर छुपने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इन रोबोट के बीच में जाना उनके लिए सही नहीं था, लेकिन तभी मास्टर चिल्ला पड़ते हैं। इस वजह से सभी रोबोट्स चौकन्ना हो जाते हैं, लेकिन टीम वर्क से इन सभी लोगों ने मिलकर उन सभी रोबोट्स को हरा दिया था। अब ये लोग ये बात तो समझ चुके थे कि आगे जाना है तो मास्टर को यहीं पर छोड़कर जाना होगा और यही उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे उसी समय उनके ऊपर कोई हमला कर देता है और ये हमला कोई और नहीं बल्कि वेरुका और क्लॉस के थे, जो यहाँ तक उस स्टॉर्म व्हील को ढूंढते हुए आ चुके थे। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी क्योंकि वेरुका और क्लॉस के पास वो खास विंड हेलमेट भी था, लेकिन मास्टर की हेल्प की वजह से ये लोग बच जाते हैं क्योंकि मास्टर की रस्सी अब खुल चुकी थी और उन्होंने वो फायर वेपन लेते हुए कुछ टाइम के लिए वेरुका और क्लॉस को फंसा दिया था, जिस वजह से अब वो चारों वहाँ उस लैब के अंदर जाने में कामयाब रहते हैं। अंदर आकर उन्हें वो साइंटिस्ट मिलता है, मगर असल में वो मिलता नहीं बल्कि मिलती है क्योंकि वो एक लेडी बर्ड थी, उसका नाम एकना होता है।
मगर अब जैसा कि सोचा था वो बहुत बुरी होगी वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो तो सच में बहुत ही अच्छी है और उसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली था। उसने तुरंत उनके साथ दोस्ती कर ली थी और वो खुद अब इनकी मदद कर रही थी वेरुका और क्लाउस से पीछा छुड़ाने में। लेकिन तभी वो वोल्केनो वहाँ पर ब्लास्ट होने लगता है, जिस वजह से उन्हें वहाँ से निकलना था और इसके लिए वो एकना की हेल्प लेते हैं। एकना का एक रोबोट उन लोगों को वहाँ से ले जाता है। वो इस वक्त एकना के विलेज की तरफ जा रहे थे। उस पूरे आइलैंड पर 2 विलेज हैं, एक एकना का और एक है जूमा का। अब यहाँ पर आकर ये लोग देखते हैं कि एकना का जो विलेज है वो बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और डिस्ट्रॉय से मतलब ये कि वहाँ पर सूखा पड़ रहा है और पानी की एक बूंद तक नहीं है, जिसकी वजह से उनके यहाँ की फसल उग ही नहीं पा रही। ये चीज देखकर पो और उसके साथी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था, क्योंकि वहाँ से कुछ ही दूर दूसरे गांव में तो जितना चाहिए उतना पानी गिर रहा था। अब एकना बताती है कि पहले उनका विलेज बहुत ही अच्छा था, वहाँ पर हर चीज थी, लेकिन फिर अचानक से अकाल पड़ना चालू हो गया। बारिश का कोई नामो निशान नहीं था और इसका कोई कारण भी समझ नहीं आ रहा था। तभी गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो इस चीज का पता लगाएंगे और फिर उन्हें पता चला कि पास के ही गांव में जूमा, जो कि गांव की क्वीन है, उसके हाथ में 2 वेपन लग चुके हैं। वो दोनों वेपन बारिश को कंट्रोल करते हैं। असल में इनका कोई गलत इरादा नहीं था, ये वेपन चुराना या फिर उसे छीनना नहीं चाहते थे। लेकिन जूमा खुद के गांव में जो बारिश करा रही थी वो इनके गांव की थी। मतलब बादल तो हर जगह पर होते, पर वो वेपन उन बादलों को अट्रैक्ट कर लेते, इस वजह से उनके गांव की बारिश वहां जाकर हो रही थी। अब इसी समय उनके गांव में एक नाइट सोल्जर आया था और ये कोई और नहीं बल्कि लुथेरा का भाई था। ये उनकी मदद करता है जूमा पर हमला करने में और हमला करने के बाद इन्हें पता चलता है कि असल में उस वेपन की क्या पावर है। लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह से 2 में से एक वेपन को चुरा लिया। अब वो इस चीज में कामयाब तो हो ही चुके थे, पर वो नहीं चाहते थे कि वो इस वेपन का यूज करे और कहीं किसी की हक की बारिश को चुराए। इसीलिए अब वो उस वेपन को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हैं, क्योंकि दोनों में से अगर एक वेपन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दूसरा वेपन कुछ काम का नहीं रहेगा। लेकिन ये उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए थे, क्योंकि वेपन बहुत ही ज्यादा मजबूत था और अब उन्हें कोई दूसरा तरीका नहीं पता था। इसीलिए लुथेरा का भाई डिसाइड करता है कि वो अपना सफर जारी रखेगा और अपने सफर के दौरान इस चीज का पता लगाएगा कि इस वेपन को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है या फिर इसका क्या इलाज है। हम देखते हैं कि ये पूरी कहानी सुनकर पो और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो एकना की मदद करेंगे। पो को एक अच्छा आइडिया आता है। वो कहता है कि हमारे जो फ्रॉग दोस्त हैं यानी कि पेपे और उसके दोस्त उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक तो उन रोबोट्स की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझ लिया होगा और अब हम ऐसे रोबोट से बहुत सारे क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये वहाँ पर पहुँच तो चुके थे और हेल्प भी मांग ली थी, लेकिन जब ये यहाँ से वापस लौटते हैं तो वहाँ पर उसी समय वेरुका और क्लॉस आ जाते हैं और आते ही वो पेपे को पकड़ लेते हैं। वो उसके ऊपर हमला करके पूछ रहे थे कि आखिर पो और उसके साथी लोग कहाँ पर है, लेकिन पेपे कुछ भी नहीं बताता। यहाँ तक कि उसकी जान भी जाने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला था। ये देखते हुए वेरुका और क्लॉस उसे डराने के लिए जहाज पर ले आते हैं और जहाज को हवा में ले जाते हैं। वहाँ उसकी जान ही जाने वाली थी, लेकिन उसी समय वहाँ पर जूमा आकर उसे बचा लेती है और वेरुका और क्लॉस से लड़ाई चालू कर देती है। जूमा के पास भले ही सिर्फ एक वेपन हो, लेकिन वो उसे अच्छे से यूज करना जानती थी, क्योंकि हम तो जानते हैं कि वो वेपन उसके पास कई साल से थे, इसीलिए वो उसका इस्तेमाल कई सालों से करती आ रही थी और साथ ही अब वो बाकी दूसरे वेपन की पावर से भी रूबरू हो चुकी थी और अपने एक्सपीरियंस की वजह से वो वहाँ पर वेरुका और क्लॉस को हराने में कामयाब भी रहती है। और उसने उनका वो हेलमेट छीन लिया था और इसके बाद उसने उस जहाज को लात मारते हुए सीधा वोल्केनो की तरफ फेंक दिया था। उसे रोक पाना पो और बाकी सबके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन इन्हें किसी भी तरह से रोकना था। हम देखते हैं कि इस वक्त लुथेरा गई थी वोल्केनो की तरफ। वहां पर उसे वेरुका और क्लॉस मिलते हैं और वहीं पर उन दोनों से ही उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों के पास अभी वो वेपन नहीं थे, इस कारण लुथेरा को इस चीज का एडवांटेज मिल रहा था, लेकिन फिर भी वेरुका और क्लॉस दोनों ही बहुत पावरफुल थे। अब कुछ देर ऐसे ही फाइट चलने के बाद किसी तरह से लुथेरा वेरुका को पकड़ लेती है, लेकिन उसी समय क्लॉस वहां पर आकर वेरुका को छुड़ा भी लेता है। लेकिन अब लुथेरा ने क्लॉस को पकड़ लिया था और उसके गले पर चाकू रख दिया था। क्लॉस अगर हिलता तो लुथेरा चाकू चलाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करती, लेकिन वेरुका तो वहां पर ये सब देखते हुए भाग जाती है। ये देखकर खुद लुथेरा और क्लॉस दोनों ही शॉक थे। यहाँ पर लुथेरा के पास एक अच्छा मौका था क्लॉस को खत्म करने के लिए, लेकिन वो क्लॉस को छोड़ देती है और फिर वापस से वो पो और बाकी सभी के पास जाने के लिए निकल गई थी। अब उसके यहाँ पर पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पो और मास्टर प्रैक्टिस कर रहे थे। मास्टर कहते हैं कि तुम सच में अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, लेकिन पो कहने लगता है कि प्लीज आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए जिससे मैं और ताकतवर बन सकूं। लेकिन मास्टर का यही कहना था कि तुम इससे ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ताकतवर होने के लायक ही नहीं है। लेकिन पो को इस चीज पर गुस्सा आता है
और वो उनसे ट्रेनिंग के लिए फाइट करने को कहता है। फाइट में पहले तो वो हार रहा था, लेकिन बाद में वो अपनी कुंफू पावर एक्टिवेट करते हुए मास्टर को किक करता है, जिस वजह से मास्टर वहाँ पिंक की बॉडी को छोड़ दिए थे। कुछ देर में पिंक को भी होश आ जाता और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर पेपे और एकना ने मिलकर बहुत सारे रोबोटिक क्लोन तैयार कर लिए थे, जो कि अब पहले वालों से ज्यादा ताकतवर थे। तभी वहाँ पर लुथेरा भी आ जाती है और वो आकर सभी को वो सारी बातें बताती है। अब पो तो इस चीज पर खुश होता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया, लेकिन अचानक से पो हवा में उड़ने लगता है। उसकी आंखें ग्लो कर रही थी और पता चलता है कि उसकी बॉडी में तो मास्टर की स्पिरिट आ चुकी है। मास्टर ने बॉडी चेंज कर ली थी और यहाँ अपने माइंड के अंदर पो मास्टर से मिलता है। मास्टर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी इसीलिए ली है जिससे कि हम जुमा को हरा सके, क्योंकि पिंक की बॉडी में रहते हुए मास्टर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ चुके थे सीधा जुमा के पास जाने के लिए। वहाँ पर जाकर पहले तो वो लोग बहुत ही अच्छे से कहते हैं कि वो तीनों वेपन हमें दे दो, लेकिन जुमा इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुमा ने ऑलरेडी अपनी पूरी आर्मी तैयार कर ली थी। हालांकि पो और उसके साथियों के साथ साथ अब उनके पास वो रोबोट्स भी थे, जिसकी वजह से वो आर्मी उनके सामने टिक ही नहीं पाती और बहुत ही जल्दी हार जाती है। लेकिन जुमा की पावर का मुकाबला अभी भी कोई कर नहीं सकता था। यहाँ तक कि मास्टर भी आगे बढ़कर उससे फाइट करते हैं, लेकिन वो भी समझ जाते हैं कि 3-3 टेंसेंट वेपन का सामना करना उनके लिए भी कोई आसान बात नहीं है। और जब वो पो के मन में वापस आकर पो से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अभी के लिए तुम ही संभालो। इसके बाद अब पो को होश आ चुका था और अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि जुमा पो को टक्कर दे रही थी। पो का कुंफू अभी यहाँ ज्यादा कुछ काम नहीं आ रहा था और जुमा ने तो अपनी पावर से उस बड़े से पिरामिड टावर को भी हवा में उठा लिया था। और इसके बाद वो पो पर इस तरीके से अटैक करती है जिसकी वजह से उसके मन में एक क्लॉस होल क्रिएट हो जाता है, जो कि उसकी सोल को अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन पो फिर से अपने मन में आकर मास्टर से मिलता है। मास्टर कहते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हालांकि वैसे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक तरीका है। मास्टर खुद को सैक्रिफाइस करते हुए क्लॉस होल को बंद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो पो से कहते हैं कि तुम मेहनत करना और इंसानियत की रक्षा करना। पोर्टल के पास जाकर मास्टर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से वो पोर्टल और मास्टर दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके थे। यहाँ पर पो बाहर अभी भी बेहोश था, उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक किया गया था। ये चीज देखकर लुथेरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और फिर वो सीधा आकर जुमा पर अटैक करती है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जुमा ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, लेकिन फिर भी उसके हाथ से वो वेपन पीछे की तरफ फेंका जाता है और एक दीवार में अटक जाता है। और जब वो अपना वेपन वापस बाहर निकाल रही थी, उसी वक्त पो को होश आ जाता है और पो जाकर उस पर हमला कर देता है। यह अटैक थोड़ा अजीब था, लेकिन इसकी वजह से जुमा वहां से जाकर दूर गिरी थी और उसके सर से वो हेलमेट भी अब उतर चुका था, जिस वजह से अब वो पिरामिड नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर पो और लुथेरा भी उस वेपन को निकाल रहे थे जो कि दीवार में अटका हुआ था। उनके पास बाकी सारे वो वेपन भी आ चुके थे और वहीं पो ने उस दीवार वाले वेपन को भी निकाल लिया था और अब वो सभी वेपन को यूज करते हुए पिरामिड को नीचे गिराने से बचा लेते हैं। साथ ही जुमा अब हार चुकी थी और इसके बाद उन्होंने पेपे को वहाँ का किंग बना दिया था। इसके बाद वो अपना जहाज तैयार करते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।